नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जो है उत्तर प्रदेश की 10 रामसर साइट। जी, और ये विषय सिर्फ भूगोल या पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूपीपीएससी, आरओएआरओ जैसी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो आज हम एक एक करके इन सभी 10 स्थलों को देखेंगे। वो कहाँ हैं, उनकी क्या खासियत है और परीक्षा के नजरिए से क्या जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड पर उत्तर प्रदेश का एक 3D नक्शा दिखाया गया है। हाँ, और इस पर 10 चमकते हुए बिंदु हैं, जो शायद इन रामसर साइटों को दर्शा रहे हैं। एकदम सही। मुख्य शीर्षक है उत्तर प्रदेश की 10 रामसर साइट, और दाईं ओर एक बॉक्स में लिखा है कुल रामसर स्थल 10। और ये भी लिखा है कि ये भारत में तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान है। जी, और एक और महत्वपूर्ण बात, इन्हें धरती के गुर्दे यानी किडनीज ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। नीचे एक परीक्षा दृष्टि बॉक्स भी है। इसमें एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? उत्तर 10। और भारत में सर्वाधिक? तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। जी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है, और मतलब ये संख्या इसे भारत में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर रखती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस स्लाइड का सार ये है कि यूपी में 10 रामसर साइट हैं, भारत में दूसरा स्थान है, और इन्हें धरती का गुर्दा भी कहते हैं। जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। अब अगली स्लाइड है रामसर कन्वेंशन के परिचय पर। ये स्लाइड 2 भागों में बटी है, बाईं ओर इतिहास और दाईं ओर महत्व। इतिहास वाले सेक्शन में एक ग्लोब है जो ईरान के रामसर शहर को दिखा रहा है, और वर्ष 1971 लिखा है। जी, और महत्व वाले सेक्शन में एक कैलेंडर है जिस पर 2 फेब की तारीख है। तो इतिहास की बात करें तो इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 2 फरवरी 1971 को। और जगह थी रामसर शहर, ईरान में, जो कैस्पियन सागर के तट पर है। सही। इसका उद्देश्य था आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स का संरक्षण और उनका सतत उपयोग। और महत्व की बात करें तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, मनाया जाता है। और यहाँ आर्द्र भूमि की परिभाषा भी दी है, वे क्षेत्र जहाँ पानी ही पर्यावरण और उससे जुड़े जीवन को नियंत्रित करता है। हाँ, अब परीक्षा दृष्टि बॉक्स देखें। इसमें लिखा है कि रामसर एक शहर का नाम है, किसी वैज्ञानिक का नहीं। अच्छा, तो रामसर किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है? ये तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। नहीं, ये ईरान के एक शहर का नाम है जहां ये संधि हुई थी। ये जल पक्षियों के आवास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है। अक्सर लोग इसे किसी व्यक्ति का नाम समझ लेते हैं। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान में साइन हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। एकदम सही। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके। स्लाइड 3 ये है पहली साइट के बारे में, ऊपरी गंगा नदी। इस पर एक बहती हुई नदी का ग्राफिक है जिसमें से एक डॉल्फिन कूद रही है। बड़ा सुंदर है। जी, यह यूपी का पहला रामसर स्थल है। यहाँ के प्रमुख जीव हैं राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ और 6 प्रजाति के कछुए। और इसका स्थान है बुलंदशहर, ब्रिज घाट से नरोरा तक। घोषणा वर्ष 2005, मतलब ये सबसे पुराना है। हाँ, और इसकी विशेषता ये है कि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र नदी आधारित रामसर स्थल है। तो ये यूपी का एकमात्र नदी आधारित रामसर स्थल है, मतलब बाकी सब झीलें हैं या दलदल हैं? जी हाँ, यह एकमात्र नदी आधारित साइट है, यही इसे खास बनाता है। परीक्षा दृष्टि बॉक्स में लिखा है कि यह IUCN रेड लिस्ट में शामिल गंगा डॉल्फिन का प्रमुख आवास है, और वर्ष 2005 यूपी की पहली साइट पर जोर दिया गया है। जी, यह पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, खासकर इसका वर्ष 2005 और पहली साइट होना। पुराना रामसर स्थल 2005 में घोषित हुआ और गंगा डॉल्फिन का घर है। सही है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड, स्लाइड 4 है नवाबगंज पक्षी विहार। स्लाइड के केंद्र में एक पक्षी विहार का 3D मॉडल है, जिसमें जंगल और एक झील है। एक गोले में 1984 भी लिखा है। जी, इसका परिवर्तित नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। यह उन्नाव में है, कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर। रामसर घोषणा वर्ष 2019 है, लेकिन स्थापना 1984 में हुई थी। मतलब ये यूपी का सबसे पुराना पक्षी विहार है। एकदम सही। और इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। नवाबों की नाक ऊंची होती है,
यहाँ ऊंची से उन्नाव याद रख सकते हैं। मजेदार है, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में लिखा है कि नया नाम 2015 में बदला गया और यहाँ साइबेरिया और तिब्बत से प्रवासी पक्षी आते हैं। जी। इसका नाम कब बदला गया था? इसका नाम 2015 में बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, नया नाम और स्थापना का वर्ष ये दोनों ही परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हैं, उन्नाव में है और यूपी का सबसे पुराना पक्षी विहार है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 5 पर 2 विहार एक साथ है, 3 सांडी और 4 समान पक्षी विहार। स्लाइड 2 भागों में बटी है और दोनों के नीचे हरदोई और मैनपुरी के छोटे नक्शे हैं। जी, तो सांडी पक्षी विहार है हरदोई में। इसका प्राचीन नाम दहेड़ झील था। इसकी ट्रिक है सांडी हरदोई, एक तरह की तुकबंदी है। और समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। इसकी ट्रिक है समाज में सबको समान अधिकार देना मेन बात है। मेन से मैनपुरी। हाँ, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में लिखा है कि दोनों को 2019 में रामसर दर्जा मिला और ये स्थल सारस कॉरिडोर का हिस्सा है। अच्छा, तो इन दोनों को रामसर दर्जा कब मिला? दोनों को 2019 में एक साथ रामसर दर्जा मिला था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है कि 2019 में कई स्थलों को दर्जा मिला और ये सारस कॉरिडोर का हिस्सा है। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सांडी हरदोई में, समान मैनपुरी में, दोनों 2019 में रामसर स्थल बने और सारस कॉरिडोर का हिस्सा हैं। जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड 6.5 सरसई नावर झील। स्लाइड पर 2 सारस क्रेन का ग्राफिक है। जी, और सूचना बॉक्स में स्थान, महत्व, प्रकृति और ट्रिक दिए गए हैं। मुख्य बिंदु है कि यह राजकीय पक्षी सारस का स्थायी बसेरा है और ये इटावा में है। मतलब ये उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन का सबसे बड़ा स्थायी आवास है। हाँ, स्थायी शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षी यहाँ केवल प्रवास नहीं करते बल्कि प्रजनन भी करते हैं। इसकी ट्रिक है सर ईट मत मारो, मतलब सर से सरसई, ईट से इटावा। अच्छा है। परीक्षा दृष्टि बॉक्स में सारस क्रेन के बारे में बताया गया है कि ये विश्व का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है और इसकी स्थिति असुरक्षित यानी वल्नरेबल है। जी, सारस क्रेन की आयुसीएन स्थिति क्या है? इसकी स्थिति असुरक्षित वल्नरेबल है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, सारस क्रेन की वल्नरेबल स्थिति और इसका दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी होना, ये दोनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इटावा में स्थित सरसई नावर झील यूपी के राजकीय पक्षी सारस क्रेन का सबसे बड़ा स्थायी आवास है। सही। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। स्लाइड 7 पर फिर से 2 स्थल हैं, 6 समसपुर और 7 पार्वती अर्गा। ये स्लाइड भी 2 भागों में है। समसपुर के बगल में एस अक्षर जैसा ग्राफिक है और पार्वती अर्गा के पास 2 जुड़ी हुई झीलों का। जी, तो समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। ये अंग्रेजी के एस आकार की झील है। इसकी ट्रिक है समोसा खाने के लिए राय मत लो। और पार्वती अर्गा गोंडा में है। ये 2 गोखुर झीलें यानी ऑक्सबो लेक्स हैं, पार्वती ताल और अर्गा ताल। ट्रिक है 2 झीलें गोंद से जुड़ गई हैं। हाँ, बिल्कुल। परीक्षा दृष्टि बॉक्स में लिखा है कि समसपुर में 250 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां हैं और पार्वती अर्गा सरयू नदी के मार्ग परिवर्तन से बनी झीलें हैं। अच्छा, तो पार्वती अर्गा झीलें कैसे बनी? ये झीलें सरयू नदी द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण बनी हैं, जिन्हें गोखुर झील या ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। झीलों का प्रकार जैसे एस आकार या ऑक्सबो लेक और उनके बनने की प्रक्रिया, ये भूगोल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है। समसपुर रायबरेली में और पार्वती अर्गा गोंडा में। जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड 8 सुर सरोवर, जिसे कीठम झील भी कहते हैं। इस पर एक पंचकोण मतलब पेंटागन का ग्राफिक है और एक पीले रंग के बॉक्स में भालू रेस्क्यू सेंटर पर प्रकाश डाला गया है। हाँ, ये एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि मैनमेड वेटलैंड है। यह आगरा में है, दिल्ली मथुरा हाईवे पर। इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया। और यहाँ कीठम झील के पास ही स्लॉथ बेयर रेस्क्यू फैसिलिटी भी है। जी, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में ट्रिक है सुर लगाते ही महफिल में आग लग गई, आगरा। और ये भी लिखा है कि ये एक मानव निर्मित जलाशय है। तो क्या ये एक प्राकृतिक झील है? नहीं, जैसा कि स्लाइड में बताया गया है,
ये एक मानव निर्मित जलाशय है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। इसका मानव निर्मित होना और इसके पास स्थित भालू रेस्क्यू सेंटर, ये दोनों ही परीक्षा के लिए खास हैं। ठीक है, तो आगरा में स्थित सुर सरोवर या कीठम झील एक मैन मेड रामसर स्थल है। सही। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके। स्लाइड 9 है 9, हैदरपुर वेटलैंड। इस पर एक बांध या बैराज का 3D ग्राफिक है और एक छोटे नक्शे में मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा को दिखाया गया है। जी। ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। ये मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर है, मध्य गंगा बैराज के पास। इसे 2021 में घोषित किया गया और इसकी उत्पत्ति 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण से हुई। मतलब ये भी मानव निर्मित है। हाँ, यहाँ विदेशी पक्षी जैसे बार हेडेड गूस बड़ी संख्या में आते हैं। परीक्षा दृष्टि बॉक्स में ट्रिक है, हैदर और मुजफ्फर दोस्त हैं। अच्छा, तो इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के बनने से हुआ था, इसलिए ये एक मानव निर्मित वेटलैंड है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। इसका भी मानव निर्मित होना और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा होना इसे महत्वपूर्ण बनाता है। तो हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर एक और मानव निर्मित रामसर स्थल है। जी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब 10वीं साइट। स्लाइड 10। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। स्लाइड पर एक न्यू अराइवल का आइकन भी है। हाँ, मतलब ये सबसे नया है। बिल्कुल। यह उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर स्थल है। यह संत कबीर नगर में है और इसे 2022 में घोषित किया गया। और इसका महत्व यह है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ वाली आर्द्रभूमि है। जी। और इसकी ट्रिक है, कबीर दास जी ने समाज में बखेड़ा खड़ा किया। इसे बखीरा झील भी कहते हैं। परीक्षा दृष्टि बॉक्स में भी यही लिखा है कि ये यूपी का 10वां और नवीनतम रामसर स्थल है। जी हाँ। तो ये यूपी का सबसे नया रामसर स्थल है। जी हाँ, 2022 में घोषित यह उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर स्थल है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। नवीनतम साइट होने के कारण यह करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो संत कबीर नगर में स्थित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य यूपी का 10वां और सबसे नया रामसर स्थल है। एकदम सही। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 11 है वर्गीकरण पर, प्राकृतिक बनाम मानव निर्मित। इस पर 2 बॉक्स हैं, एक नारंगी रंग में मानव निर्मित और दूसरा हरे रंग में प्राकृतिक। जी। मानव निर्मित सूची में है 1 सुर सरोवर आगरा, 2 हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर और 3 ऊपरी गंगा नहर जो आंशिक रूप से बैराज नियंत्रित है। और प्राकृतिक सूची में बाकी 7 नाम हैं, बखीरा, नवाबगंज, सरसई नावर आदि। हाँ, और परीक्षा दृष्टि बॉक्स में एक अच्छी ट्रिक है, आगरा और हैदरपुर इंसानी इंजीनियरिंग का कमाल है, बाकी सब कुदरत की देन है। तो मुख्य रूप से 2 ही पूरी तरह से मानव निर्मित हैं। जी। सुर सरोवर और हैदरपुर पूरी तरह से मानव निर्मित है, जबकि ऊपरी गंगा नदी आंशिक रूप से बैराज द्वारा नियंत्रित है, तो उसे भी इस श्रेणी में रख सकते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। ये वर्गीकरण स्थलों की प्रकृति को समझने और याद रखने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो 3 मानव निर्मित या प्रभावित और 7 प्राकृतिक। जी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड 12 है एक नजर में यूपी के 10 रामसर स्थल। इस पर एक टेबल है। हाँ, इसमें 4 कॉलम है, नाम, जिला, वर्ष और विशेषता। मैं कुछ उदाहरण पढ़ती हूँ, जैसे 1 ऊपरी गंगा बुलंदशहर 2005 डॉल्फिन एकमात्र नदी, और 10 बघीरा संत कबीर नगर 2022 नवीनतम। और परीक्षा दृष्टि बॉक्स का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, 2019 में एक साथ 6 स्थलों को यह दर्जा मिला था। जी। तो सबसे ज्यादा स्थल किस वर्ष में घोषित हुए? वर्ष 2019 में, जब एक साथ 6 स्थलों को रामसर का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2019 में एक साथ 6 साइट्स घोषित की गईं। तो ये टेबल एक तरह से क्विक रिवीजन के लिए है। जी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके। स्लाइड 13 है चुनौतियों और संरक्षण पर। इसमें 2 बॉक्स है, एक लाल रंग में प्रमुख खतरे और दूसरा हरे में संरक्षण के प्रयास। लाल बॉक्स में चेतावनी का चिन्ह है और हरे में एक ढाल का। जी।
प्रमुख खतरे हैं अतिक्रमण, मतलब कृषि और बस्तियों का कब्जा, दूसरा है जलकुंभी जैसी आक्रामक प्रजातियां, और तीसरा है प्रदूषण। और संरक्षण के प्रयासों में लिखा है जिला वेटलैंड प्राधिकरण और केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना। हाँ, और परीक्षा दृष्टि बॉक्स में कानूनी प्रावधान है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 और अनुच्छेद 21 के तहत जल निकायों की सुरक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है। तो क्या इनके संरक्षण के लिए कोई कानून है? जी हाँ, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 और संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 21 के तहत इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये कानूनी और संवैधानिक प्रावधान परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अतिक्रमण और प्रदूषण मुख्य चुनौतियां हैं और 2017 के नियम और अमृत धरोहर योजना संरक्षण के प्रयास हैं। सही। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, स्लाइड 14 है मेमोरी मैप ट्रिक्स के साथ। इस पर उत्तर प्रदेश का नक्शा है और अलग-अलग स्थानों से लाइंस निकालकर मेमोरी ट्रिक्स लिखी हुई हैं। जी, जैसे नवाबगंज के लिए नवाबों की नाक ऊंची, सुर सरोवर के लिए सुर से आग, और बखेड़ा के लिए कबीर का बखेड़ा। और परीक्षा दृष्टि बॉक्स में एक सुझाव है, इस मैप का स्क्रीनशॉट लें और परीक्षा से पहले रिवाइज करें। जी, समझ आया। ये काफी उपयोगी है। बहुत अच्छे। ये मैप विजुअल रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिकल टिप है जो परीक्षा में तथ्यों को याद रखने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये मैप सभी साइट्स को याद रखने का एक अच्छा तरीका है। जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आखिरी स्लाइड, स्लाइड 15, परीक्षा के लिए 4 महातथ्य। इस पर 4 अलग-अलग रंग के बॉक्स हैं और हर एक में एक महत्वपूर्ण तथ्य और एक टिक का निशान है। जी, मैं इन चारों तथ्यों को पढ़ती हूँ। पहली साइट ऊपरी गंगा नदी 2005, दूसरा नवीनतम साइट बखेरा वन्यजीव अभयारण्य 2022, तीसरा है सारस का घर सरसई नावर इटावा, और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश 10 साइट्स, तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान। जी, और परीक्षा दृष्टि बॉक्स में एक अपडेट है कि परीक्षा से पहले भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या पर नजर बनाए रखें। तो ये लेटेस्ट जानकारी के लिए एक रिमाइंडर है। जी बिल्कुल, परीक्षा के समय हमेशा नवीनतम डेटा की जांच करनी चाहिए क्योंकि ये संख्या बदल सकती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये 4 तथ्य इस पूरे विषय का सार हैं और अक्सर परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं। तो परीक्षा के लिए ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली साइट, नवीनतम साइट, सारस का घर और यूपी का देश में स्थान। एकदम सही। तो आज हमने उत्तर प्रदेश की सभी 10 रामसर साइटों को विस्तार से कवर किया है। हाँ, हमने उनके स्थान, वर्ष, विशेषताओं और परीक्षा के लिए जरूरी सभी तथ्यों पर चर्चा की। बिल्कुल, और वो 4 महातथ्य और मेमोरी मैप रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। बहुत बढ़िया, ये एक शानदार चर्चा रही। हमने न केवल 10 नाम और स्थान जाने बल्कि उनके पीछे की पारिस्थितिकी और महत्व को भी समझा। जी, और यही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ नक्शे पर बिंदु नहीं है, ये जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। बिल्कुल, और ये हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। हमने देखा कि सरकारी नीतियां और कानून हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन धरती के गुर्दों को असल में बचाने के लिए स्थानीय समुदाय, मतलब आम नागरिक, क्या भूमिका निभा सकते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है।